अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। सियासत नाम ही मुमकिनात का है। कोई भी सियासतदान या सियासी जमात अपने आप को कभी भी बंद गली में नहीं ले जाती। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत की, तो यकीन मानिए अक्सर औकात बहुत हैरान कुन, बल्कि बेशतर औकात से समझ से बालातर चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर कल तक जो एक इंतहाई तल्ख रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी और इंतहाई तल्ख एक बयानिया था अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट, आज सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। और अब एक पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मुसालिहाना रवैया अख्तियार करने की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ने की बात हो रही है। और यकीनन पाकिस्तान के एक सियासी जो हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर है, सियासी हमारा जो कैनवस है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या चीज़ें इतनी ही आसान हैं, इतनी ही सादा हैं जो इस वक्त दिखाई दे रही हैं, या पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और हैं? इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ सियाकार माजिद निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। एक मसालिहाना जो है वो अब रवाबित आगे बढ़ाने की बात हुई है, यह बात की जा रही है। इस वक्त अस्करी क़यादत से कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हो जाएं और हम सिर्फ अपील कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ खबरें इस तरह की, जैसे असद कैसर साहब जो हैं वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि नवंबर तक हालात उनके हक़ में बहुत बेहतर आ जाएंगे। और फिर इन हाउस चेंज की भी बात हो रही है, अददी अक्सरियत की भी बात हो रही है। और यकीनन इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं हुकूमत जो है वो परेशान ज़रूर है। ऐसे में आज की अगर बात करें तो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है कि गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त मौजूद है मुल्क के अंदर। और फिर दूसरे जो इस वक्त हुकूमती कैंप से जो है, बल्कि ख्वाजा आसिफ को मैं दोबारा कोट करूंगा, उनका एक और स्टेटमेंट कि जनाब 8 फरवरी के इलेक्शन को भी हदफ बनाया जा सकता है नवंबर में। तो सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है? पहले तो ये जो एक थोड़ा सा 360 डिग्री का एक बहुत मेगा यू टर्न है बयानिए में पीटीआई के, इसके ऊपर जरा हमें बताएं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इसे हम सियासी हालात के तनाजुर में और उसकी कंटिन्यूशन में देखें तो हमें इस चीज़ की समझ आएगी। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता एक महीने के अंदर इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से ट्वीट्स की गई थी, उसके बाद से तहरीक इंसाफ की क़यादत पर, उनके मीडिया डिपार्टमेंट पर, उनके सोशल मीडिया विंग पर बहुत प्रेशर था। और ये कहा जा रहा है कि रियासत ने, हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को दुरुस्त नहीं समझा। और उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने एक ऐसी नामुनासिब कोशिश की है कि जिसका इम्पैक्ट खासा मनफी हो सकता है। उसके बाद तहरीक इंसाफ की मीडिया टीम से कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई लोगों पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। तो शेख मुजीब एलिमेंट की जो बात की जा रही थी, फिर तहरीक इंसाफ एक कदम आगे बढ़ते हुए सकूत ढाका को डिस्कस करना शुरू हो गई थी, जिसको रियासती हलकों के अंदर नापसंद किया गया। तो उसके बाद जो दबाव आया है, मुझे लगता है कि उस दबाव को रिलीज करने के लिए या उससे थोड़ा पीछे हटने के लिए तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। हालांकि मुझे इस मौक़िफ़ के अंदर भी एक कंट्राडिक्शन नजर आती है कि जब वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए, तो उनका सारा बयानिया ही मेरा ख्याल है बिखर जाता है। क्योंकि अभी तक तहरीक इंसाफ ने यह बयानिया बनाया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक पपेट गवर्नमेंट है, जिसकी पुतलियां कहीं से और कंट्रोल की जा रही हैं। तो इसलिए हम मुस्लिम लीग नून से बात नहीं करेंगे। इस बुनियाद पे वो आगे चले। जब अब वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनकी हरीफ है? मुझे ऐसे नहीं लगता। मामला तो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान में ही है। अच्छा, अब माजिद साहब इसमें जो लेटेस्ट DGISPR की कॉन्फ्रेंस और उसमें 9 मई के जो किरदार हैं, जो उसके बुनियादी किरदार हैं 9 मई का पूरा, जिन्होंने स्क्रिप्ट प्लान किया और सारी चीज़ें, उससे रियासत किसी तौर पीछे नहीं हटेगी, उनको स्पेयर नहीं करेगी। एक तो उसके ऊपर मैं पीटीआई ने इससे क्या चीज़ अखज़ की, और फिर दूसरा अब जो ये भी सुनने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त खदशा ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनके जो केसेस हैं वहाँ पे उनके साथ शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बर्ताव होगा। ज़रा इसके ऊपर भी अपने कमेंट कीजिएगा। उनका ये खदशा किस हद तक आप समझते हैं कि इस वक्त अकाउंट फॉर हो रहा है इस पूरे मूव में? जी बिल्कुल। 9 मई के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को जो सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है,
वो अदालती निज़ाम की सुस्त रवि है। मैंने इस चीज़ को बड़ा स्टडी करने की कोशिश की है। पहले तो हम अवाम इस चीज़ को भुगतते थे, इसके अज़ाब में मुब्तला थे, लेकिन जब 9 मई के बाद से रियासत और इस्टेब्लिशमेंट को पता चला है कि मुकदमात में सुस्त रवि क्यों है, अदालती निज़ाम क्यों इतना आराम आराम से सक के चलता है और उसके बाद सजाएं क्यों नहीं होती, तो इससे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो एक मौक़िफ़ था उसमें मजबूती आई है। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि अदलिया के अंदर से प्रोसिक्यूशन से चीज़ों को साबित करना खासा लेंथी है, मुश्किल है, तो इसलिए हमें अब मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब जाना चाहिए। तो ये वो अजाब तो अवाम पहले ही भुगत रहे थे अदालती निज़ाम का, अब इस्टेब्लिशमेंट भी वो उसके ऊपर इसका मामला आया है, इसलिए जो मिलिट्री कोर्ट्स की बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। दूसरा मामला ये है और पीटीआई की जो एक बाज़ाब्ता दरखास्त थी वो भी मुस्तरद हो गई है कि उनके केसेस वहां रेफर ना किए जाएं, वहां ना भेजे जाएं। इस हवाले से जो दरखास्त थी वो भी मुस्तरद हो गई है। जी बिल्कुल, और तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा नुकसान इसका पंजाब में होगा, क्योंकि पंजाब में उनके कई कारकुनान, उनकी क़यादत यहाँ पर पाबंदे सलासल है, और वो सब लोग जब दूसरी जानिब शिफ्ट होंगे और वहां से कुछ सजाओं का सिलसिला शुरू होगा, तो पहले ही तहरीक इंसाफ तंजीमी तौर पे खासी कमजोर हो चुकी है पंजाब के अंदर, और इसका भी डेफिनेटली पार्टी स्ट्रक्चर के ऊपर असर पड़ेगा। तो वो जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि एक नवंबर अक्टूबर में एक तहरीक चलेगी, अगर उसमें पंजाब की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि वो तहरीक कामयाब होगी। नहीं तो टनल के दूसरी तरफ जो रोशनी, सर टनल की दूसरी तरफ जो नवंबर दिसंबर की, अक्टूबर नवंबर की बात की जा रही है, वो किस बेस पे की जा रही है? अगर रोशनी, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हमें जो है वो हमारे पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम होगी, बेहतर होगी, या फिर ख्वाजा आसिफ साहब जिस तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन को हदफ बनाया जा सकता है, तो वो टनल की दूसरी तरफ क्या है ऐसा अक्टूबर नवंबर में? जी ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसको मेरा ख्याल है कि हमें डिस्कस करना चाहिए। इसमें दो नुक्ते हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि उन्हें अदालतों से कोई रिलीफ मिलेगा जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो उनकी पिटीशंस हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन अगर इसको हम डिटेल से देखें तो तहरीक इंसाफ ने जो वाइट पेपर इशू किया था उसमें ये तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि उनके पास 20 ऐसी सीट्स हैं नेशनल असम्बली की जिसके 90% से ज्यादा फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं। बाकी उन्होंने जो कैटेगराइजेशन की है वो कुछ 80% फॉर्म 45 है, कुछ 70%, कुछ 60%, तो 30 ऐसी सीटें हैं कि जिनके ऊपर उनका ये क्लेम है। पंजाब असम्बली में 20, नेशनल असम्बली में 30। तो अगर मान लिया जाए कि उन 30 सीटों के ऊपर उन्हें रिलीफ मिलेगा, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि उन 30 की 30 सीटों पर उन्हें रिलीफ मिलेगा। अगर उसमें से कुछ सीटों पे चीजें अभी इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे खुद इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई लेनी है सुप्रीम कोर्ट से, तो मतलब वो कहते हैं ना, हुनूज दिल्ली दूर असद। जी मुझे तो लगता है कि मुझे इसी से याद आ रहा है कि जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। तो ये जो अक्टूबर नवंबर की थ्योरी है इसके अंदर खासी इफ्स एंड बट्स की सिचुएशन है। एक तो ये कि आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कितनी सीटें मिलेंगी, दूसरा ये कि वो सीटें मिलने के बाद क्या असेंबली के अंदर आपके नंबर्स इस काबिल होंगे कि आप हुकूमत बना सके, और तीसरा अहम सवाल कि वो कौन सी इत्तेहादी जमातें होंगी जो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत मोल लेते हुए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को छोड़ के आपके साथ आ मिलेंगी ताकि आपका वो जो 169 का नंबर है वो पूरा हो जाए। नहीं तो मैजिक नंबर में पीपल्स पार्टी, सर मैजिक नंबर में पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि अभी जितने भी हमले हैं वो नून लीग के ऊपर हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत की बेचैनी जो है फिर, क्योंकि आज एहसन इकबाल साहब जो है वो एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं पीटीआई को। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि मुल्क में परेशानी है, मतलब हालात जो है वो सूरत हाल अच्छी नहीं है, सूरत हाल सही नहीं है, 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसको हदफ बनाया जा सकता है। तो ये तो अगर परेशानी है तो फिर इसका मतलब है कहीं कुछ ना कुछ है ना जरूर हुकूमत में बेचैनी। जी वो बिल्कुल बेचैनी मौजूद है। उसकी वजह मुझे ये लगती है कि शायद ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट डिफेंड नहीं कर पा रही, इस्टेब्लिशमेंट और रियासत जो अक़दामात कर रही है उसको वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी है। तो वो बयानिए का एक मसला तो डेफिनेटली चल रहा है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की जो कैपेसिटी है वो मुल्की मसाइल को हल करने के लिए नहीं है। लेकिन जब हम उसके मुतबादिल के तौर पे देखते हैं
तो इन हाउस चेंज का बिल्कुल चांस मौजूद है। उसकी वजह यह है कि इंटरेस्टिंगली पिछली असम्बली में भी 2 वज़ीर आज़म थे, 2013 की असम्बली में भी 2 वज़ीर आज़म आए, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी। 2008 की असम्बली में भी 2 वज़ीर आज़म आए, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ। 2002 की असम्बली में भी 2 वज़ीर आज़म आए, 3 थे, शौकत अजीज और जफरुल्लाह जमाली। नहीं, लेकिन तो आप इन हाउस चेंज की बात कर रहे हैं, री मुस्लिम लीग इलेक्शन नून की। के सर पे सर रहेगा। आप इन हाउस चेंज की बात कर रहे हैं या इलेक्शन की बात कर रहे हैं? आप तो इन हाउस चेंज का की बात खतरा कर रहे तो हैं। डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून के सर पे रहेगा। हाँ। लेकिन इलेक्शंस कंटिन्यू करना या वो दोबारा करवाना, मेरा ख्याल है ये वो एक्सरसाइज है जो इस वक्त रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ठीक। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है, अगर दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं तो क्या रियासत इस पोजीशन में है कि वो उस सारी चीज को कबूल कर सके, या जो भी रिजल्ट आए उसमें धांधली ना हो। ठीक है अगर जी, रिजल्ट बहुत बड़ा धांधली के सवालिया बगैर निशान आते है हैं, इस वक्त। अब देखते हैं कि सूरत हाल आगे कहाँ जाती है, क्या सियासी ताने बाने बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सियासी माहौल पर पेश कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सियासी माहौल, और इस सियासी माहौल की वजह से जो पोलराइजेशन हो गई है, और उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि जिनको नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सोशल मीडिया जो है वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो परवान चढ़ा रहा है, वहाँ पे उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो अखलाकियात के ख़िलाफ़ हैं। तो ऐसे में फ़ायरवॉल के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है सरकारी सतह पर फ़ायरवॉल जो है वो लगाने जा रहा है। हमारे जो टेली कम्युनिकेशन IT और डिपार्टमेंट है, अब उसके बाद जो है इस तरह की किसी भी प्रोपेगेंडे को जो कि रियासत मुखालिफ होगा उसको ट्रेस किया जाएगा, ऐसे लोगों को उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। तो ये फायरवॉल सिस्टम है क्या, किस तरीके से ये काम करेगा, और जो अगराज़ व मकासद इस वक्त हुकूमत के हैं, क्या ये हल हो पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, मोहम्मद आज़म मुग़ल साहब जो कि इस वक्त एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं पाशा के, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, और साथ ही साथ आप CEO हैं सिक्योर बीन्स के। बहुत शुक्रिया आज़म साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये फायरवॉल है क्या और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन देने का और मुझे मौका देने का कि मैं इंडस्ट्री की तरफ से भी और अपनी कोलीग्स की तरफ से और एसोसिएशन की तरफ से भी और जनरल पब्लिक की तरफ से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं। देखिए, अगर हम आसान अल्फाज में समझना चाहें तो फायरवॉल जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि फिल्ट्रेशन से हमारी मुराद क्या होती है कि आपको पता है कि ये इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो डिजिटल एरा में दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तान में भी जो है वो डिजिटाइजेशन का दौर है। हमारे यहाँ जो है वो इंफॉर्मेशन तक एक्सेस जो है वो बहुत आसान है इंटरनेट के थ्रू, लेकिन जिस तरह से हमें आज़ादियाँ हासिल हैं कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकते हैं, इसी तरह से आप ये देखें कि कुछ इस तरह के अवामिल भी हैं कि जिसमें गलत किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो नेटवर्क पर फ्लोट हो जाती है और फिर उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं था। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले भी एक ऐसी कोशिश की गई थी जिसके अंदर पाकिस्तान में एक फायरवॉल की तनसीब का अमल जो है वो उसकी टेस्टिंग की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो अमल जो है वो रोक दिया गया। अभी कुछ अरसे से जो है वो हम ऐसी बातें सुन रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो रियासती इदारे हैं वो दोबारा से इस किस्म की एक फायरवॉल की तनसीब के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी सही और दुरुस्त साबित हुई है। ये फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम ऐसे कंट्रोल्स हासिल कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टेरिटरी या रियासत पाकिस्तान में जो फ्लो करने वाला डिजिटल डेटा है उसकी मॉनिटराइजेशन की जा सकती है, उसकी फिल्ट्रेशन की जा सकती है। इसके जरिए से हम इंफॉर्मेशन या ऐसे पैकेट्स या इस तरह की चीजें फिल्टर आउट कर सकते हैं जो कि रियासत मुखालिफ मवाद का बाइस बनती हैं, जिसके जरिए रियासत के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की अनार्की पैदा की जा सकती है। इसके जरिए हम जो है वो अच्छा, अब ये सर ये बताइएगा कि क्या ये जो सिस्टम है यूरोप में, डेवलप्ड इकोनॉमीज में, यूरोप की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, चीन की बात कर लें, जापान की बात कर लें, UAE की बात कर लें, इन रियासतों में, इन ममालिक में है, इन प्लेस है? जी बिल्कुल। आप मुझे बताएं, आप GCC की किसी कंट्री में अगर आपने कभी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा न्यूज़ देखी
होती हैं कभी। नेवर आप एवर, देखें चाइना में, नेवर एवर। चाइना में बिल्कुल, चाइना में भी जो इस तरह के कंट्रोल मौजूद है। अगर हम अमेरिका यूरोप की बात करते हैं, देखिए अमेरिका यूरोप में भी इस तरह के सिस्टम बिल्कुल मौजूद है, लेकिन बात यह है कि ये सिस्टम ट्यून अप कैसे किया जाता है। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट होता है, इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप एक फायरवॉल की कंसीव करते हैं और उस फायरवॉल को एक मैच्योरिटी लेवल के लिए जो है वो एक सर्टेन टाइम की जरूरत होती है। इसको हम एक यूं समझ लें कि एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना है और किस किस्म की इंफॉर्मेशन को जो है वो हमने आवाम के लिए, रसाई के लिए अवेलेबल करना है। तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट प्रायोरिटीज हो सकती हैं, वो कंट्रीज उसी हिसाब से। मैं बस ये मालूम करना चाह रहा था कि ये कोई नई चीज नहीं होगी जिसके ऊपर एक वावेला किया जाए आजादी इजहार के हवाले से किसी और भी चीज के। मुख्तलिफ ममालिक में ये इन प्लेस है, नंबर वन। नंबर टू सर, ये गेटवेज के ऊपर जो है ये अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो है ये गेटवेज के ऊपर होता है। तो पाकिस्तान में कितने गेटवेज हैं अंदाजन? एक सिर्फ पीटीसीएल के ऊपर लगेगा या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन वो अपने ऊपर लगाएगा, या और जो प्राइवेट अदर जो गेटवेज हैं उनके ऊपर भी लगेगा? और फिर दूसरा ये कि क्या ये जो बात की जा रही है 30-35 अरब रुपए की, इतना महंगा ये होगा, इतना कॉस्टली होगा ये? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक मुल्क की बाउंड्रीज होती है ना, तो हमारी जो डिजिटल बाउंड्रीज हैं या हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन का जो एक्चुअल जो गेट होता है वो हमारी आईएसपीज हैं और टेलकोज हैं। तो ये पाकिस्तान के चारों जो बड़े टेलकोज हैं उनके गेट्स के ऊपर, जिनको हम राउटर्स कहते हैं या जहां से हमारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी से देखिए, ये आप खुद सोचें कि अगर 24 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन अगर उसके अंदर से इंटरनेट पे मौजूद, अगर हम 16-17 करोड़ लोगों की भी अगर हम लें और इनके कनेक्शन लें, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक इस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर काम करने के लिए कितनी बड़ी डिजिटल स्पेस की जरूरत होगी, कितनी बड़ी इसकी कंप्यूटिंग की जरूरत होगी ताकि वो फिल्टर कर सके। और हमें इस कंप्यूटिंग को बहुत हाई पावर पे ले जाना पड़ेगा ताकि हमारा इंटरनेट जो है वो भी स्टेबल है, क्योंकि इंटरनेट की स्टेबिलिटी जो है वो किसी की कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बहुत गहरा असर छोड़ती है। जैसे हम बात करते हैं कि आईटी सेक्टर, तो हमारा तो आईटी सेक्टर चलता ही इंटरनेट के ऊपर है। तो अगर इंटरनेट स्लो हो जाता है तो हमारा तो सेक्टर बैठ जाएगा। तो आप ये समझ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कही जा रही है कि अभी टेस्टिंग थी, तो टेस्टिंग ड्राइव में ये इंटरनेट स्लो था, या ये फायरवॉल लगने के बाद स्लो हो जाएगा? और अगर ये स्लो हो जाएगा तो फिर वो तमाम बिजनेसेस जो ऑनलाइन होते हैं, जो रियल टाइम बेस के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, जब भी इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, देखिए ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, जब इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है ना, तो उसके कुछ असरात जरूर होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप जब नई सड़क बनाते हैं तो आपका ट्रैफिक का निजाम शुरू में तो थोड़ा सा गरम बरम होता है ना, जब वो ट्रैफिक के लिए वो सड़क खुल जाती है तो फिर वही सिस्टम जो है वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। रही बात इकोनॉमी की, डेफिनेटली अगर इंटरनेट स्लो होगा तो हमारी इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब होगी। आईटी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, जिसमें ई कॉमर्स है, हमारे बहुत से इदारे जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे एक ट्रस्ट भी जो है वो दुनिया में बहाल होगा कि अगर हम फेक न्यूज़ेस, गलत किस्म के बिजनेसेस और दो नंबरी को पकड़ने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है बुनियादी तौर पे आपको इस चीज में भी हेल्प आउट करेंगे कि हम हमारे यहाँ से जो अगर खुदा ना खासा कोई दो नंबर चीजें हो रही हैं या हमारी रियासत किसी और रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको जो है उसको ट्रेस करने में भी आसानी। ठीक है, अब चलें, ये तो बहुत सारी जाहिर की चीजें आपने बता दी। अब ये मुझे बताइए कि वीपीएन की मौजूदगी में कितनी क्या इफेक्टिवनेस होगी इसकी? और जाहिर के एक्स आपने इस वक्त बंद किया पाकिस्तान में, लेकिन वीपीएन पे हर कोई एक्सेस कर रहा है, तो वीपीएन की मौजूदगी में कितनी इफेक्टिवनेस होगी फिर इसकी? देखिए, वीपीएन जो है वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है, उसको हम मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन MOIT के साथ मिलके और PTA के साथ मिलके और SIFC के साथ मिलके ऐसे वीपीएन्स को व्हाइट लिस्ट कर रहा है जिनके ऊपर हमारा ट्रस्ट है, और उसके थ्रू जो है वो हमें ऐसी श्योरिटी मौजूद है कि वो गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस चीज को भी मेक श्योर कर रही है कि वीपीएन्स जो इलीगल हैं
उनको बंद किया जाए और जो लीगल वीपीएन है उनको व्हाइट लिस्ट करके आईटी कंपनीज के साथ उनको बाइंड किया जा सके ताकि बिजनेसेस के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो फ्यूचर में आप देखेंगे कि जो इलीगल वीपीएन है वो भी मेरा ख्याल है कि वो बंद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दैट वुड बी वन पार्ट ऑफ दिस मेगा प्रोजेक्ट। ओके, और कितना अरसा लग सकता है सर इस पूरी एक्सरसाइज में वीपीएन को पूरा इन प्लेस, वीपीएल कह रहा हूं, आपके फायरवॉल को इन प्लेस होने में? देखिए, इसकी टेस्टिंग जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक टेस्टिंग तो इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मसला ये है कि अगर मिसाल के तौर पर फायरवॉल के ऊपर हमारे पास 2000 गेट मौजूद हैं, तो उन 2000 गेट को व्हाइट लिस्ट करने में हमें कुछ टाइम जरूर चाहिए होगा, और एक मेजर मेच्योरिटी जो है वो शायद 4 से 6 महीने में हमें हासिल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर जो रिव्यूइंग का जो प्रोसेस है, इसको देखने का प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। और जिस तरह से ग्लोबल इवेंट्स आते जाएंगे, जिस तरह से पाकिस्तान में जो है वो इलीगल इवेंट्स रिपोर्ट होते जाएंगे, वो उसी तरह से कि इसको मजीद जो है वो इस फिल्टर को जो है वो ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस जो है वो शायद साथ साथ हमेशा के लिए चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आजम मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान में फायरवॉल के हवाले से जो इस वक्त पेशरफ्त है और जो उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, स्पेशली उसके फ़वाइद जो हैं वो रियासत पाकिस्तान और किसी भी मुल्क की अपनी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो उसके डिजिटल बाउंड्रीज़ हैं, जो उसके अंदर क़याम अमन है, जो उसका एक इंटरनेशनल इमेज है, उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, और एक हालिया एक सर्वे हुआ है, और ये सर्वे गैलप की तरफ से हुआ, गैलप पाकिस्तान, जिसमें बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट उन्होंने जारी की 2024 की पहली शमाही की, जिसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ जो गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए इसे बदतरीन करार दिया गया, और पाकिस्तान में जो कारोबारी अफराद हैं वो इस वक्त अपने हाल और मुस्तकबिल से परेशान हैं, इंतहाई मायूस कुन हैं। और जो अहम चीज़ कही गई वो पाकिस्तान में कारोबार के ऊपर जो मईशत के ऊपर एक टैक्सेस का बोझ है, और उसके साथ साथ न सिर्फ टैक्सेस बल्कि महंगाई जो है ये ज़हर कातिल है पाकिस्तान की मौशी तरक्की के हवाले से। ये रिपोर्ट किस तरह से कंडक्ट की गई, इसकी मेथडोलॉजी क्या है और ये क्या कह रही है, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल गिलानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैलप पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि गैलप पाकिस्तान, एक तो गैलप पाकिस्तान है और दूसरी है गैलप इंटरनेशनल एसोसिएशन, जो कि ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड से उसका ताल्लुक़ है, GIA कहलाती है। तो गैलप पाकिस्तान की किसी किस्म की कोई एफिलिएशन गैलप इंटरनेशनल के साथ है या नहीं है? पहले तो ज़रा ये मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली हमारी एफिलिएशन भी है, एसोसिएशन भी है, बल्कि मैं गैलप इंटरनेशनल एसोसिएशन जो ज़ीरो बेस्ड है, जैसे आपने कहा, उसके बोर्ड मेंबर भी हूँ और वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ना सिर्फ गैलप पाकिस्तान मेंबर है, बल्कि मैं उस बोर्ड पर सर्व भी करता हूँ, जो कि GIA कहलाती है। ठीक, तो इसकी इफादियत फिर कई गुना बढ़ जाती है। अब मुझे ये बताइए कि क्या मेथडोलॉजी है, किस तरीके से आपने ये सर्वे कंडक्ट किया और क्या फाइंडिंग्स है, की फाइंडिंग्स क्या हैं? बिल्कुल, ये बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे है, जो कि एक दुनिया भर में अपनाया गया टूल है, जिसके ज़रिए आप बिजनेसेस जो किसी भी मुल्क में पाए जाते हैं उनकी एक पल्स टेकिंग करते रहते हैं। आमतौर पर बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे क्वार्टरली बेसिस पे होता है। तो हमारे हमसाए इंडिया में भी पाया जाता है, अमेरिका में भी बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वेस किए जाते हैं, और पाकिस्तान में भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे हर मंथ करता है IBA के ताउन से। तो गैलप पाकिस्तान ने भी सिमिलर मेथडोलॉजी इस्तेमाल की, और ये 13वीं सीरीज़ है उस रिपोर्ट की जो हमने बनाई है। इसमें तकरीबन 500 के करीब बिजनेसेस की से हमने गुफ्तगू की। ये 500 बिजनेसेस तकरीबन 66 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए थे। इसमें 4 सूबे भी शामिल हैं, आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, GB भी शामिल है। और हम एक क्वेश्चनियर लेके उनको फ़ोन पर उन बिजनेसेस से पूछते हैं, जो कि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, कि वो आजकल अपने कारोबार के बारे में क्या सोच रहे हैं, मुल्क के बारे में, उनकी मुल्क की इकॉनमी के बारे में क्या सोच रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो कारोबार की हैसियत है, इकॉनमी की हैसियत है,
उसके बारे में उनकी क्या राय है। और ये राय भी हम मुरतब करके रिपोर्ट्स में पब्लिश करते हैं, और ये 13वीं रिपोर्ट है इस तसलसल में। आपने पूछा कि क्या मेन फाइंडिंग इसमें नज़र आती है, तो तीन सवाल हैं जो कि हम हर क्वार्टर में पूछते हैं। हम पूछते हैं कि आपका बिजनेस आजकल कैसा जा रहा है। तो पहले इस सवाल पे तकरीबन मेजॉरिटी बिजनेसेस ने, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ने ये कहा कि जो बिजनेस इस वक्त बिजनेस के हालात बहुत ख़राब हैं, और हमने उनसे कहा कि आप पिछले साल इसी महीने से कंपेयर करें, तो तकरीबन 2/3 ने कहा कि इस वक्त उनके बिजनेस की हालत पिछले साल से भी ज़्यादा ख़राब है। जब हमने आने वाले दिनों के बारे में पूछा कि आने वाला दिन कैसा होगा आपके कारोबार के लिए, आने वाला क्वार्टर या 6 महीने, तो इस पे भी तकरीबन 2/3 बिजनेसेस ने एक मनफी राय का इजहार किया। उनका या तो हालात ऐसे ही रहेंगे या फिर इससे भी ज्यादा बदतदरीज खराब हो जाएंगे। गिलानी साहब जरा इस पॉइंट के ऊपर स्टक होते हैं। हर आने वाला दिन जो है वो हमें, या हर गुजरा हुआ दिन जो है वो अच्छा नजर आता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें मुशर्रफ एरा की बात करें, डॉलर 50, 55, 60 रुपए का था, बहुत अच्छा हमें वो दौर नजर आ रहा था। लेकिन उस दौर में जाके अगर जिए तो तब हमें महंगाई बहुत ज्यादा लग रही थी, तब हमें टैक्सेस बहुत ज्यादा लग रहे थे। तो हर किसी को अपना माजी जो है, और पाकिस्तान में कारोबार के हवाले से माजी और रिसेंट पास्ट की अगर बात करें तो वो बेहतर नजर आता है। तो क्या ये ट्रू रिफ्लेक्शन है? मेरा सिर्फ यही सवाल है इसमें कि मतलब हर गुजरता दिन, अभी भी हम कहते हैं ना कि हमारे बाप दादा जो है उनके ज़माने में बहुत सस्ता होता था। इवन हम अगर 15, 20, 25 साल पहले चले जाएं तो बहुत सस्ती चीज़ें, टैक्सेस नहीं थे। तो ये ज़रा जस्टिफाई कीजिए सर। जी बिल्कुल। सो हम इस पे जो उनकी परसेप्शन है उसके अलावा भी बढ़कर हम उनसे पूछते हैं कि आपके कारोबार में इस वक्त जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं वो क्या पिछले क्वार्टर से ज़्यादा हैं या पिछले क्वार्टर से कम है, पिछले साल से कंपेयर करके बताएं। आपकी सेल्स जो है, रेवेन्यू जो है, उसके बारे में सोचें और बताएं कि पिछले महीने, पिछले साल से कैसे कंपेयर करती है। तो एक तरफ तो उनकी परसेप्शन है जो कि आप कह रहे हैं कि मनफी या मुस्बत हो सकती है, मगर दूसरी तरफ एक हार्ड फैक्ट्स हैं जो कि वो हमसे शेयर करते हैं। well, these are the numbers. इस वजह से सॉरी, मैं कह रहा हूं कि यही वो नंबर है, सेल्स ग्राफ, फिर आपकी प्रोडक्शन, फिर आपके मुलाजमीन, ये सारे फैक्ट्स हैं ना जो आपकी इस रिपोर्ट पे आपके सामने आए। ठीक है जी बिल्कुल। और इसमें आई थिंक जो एक चीज़ ये भी कि ये क्वार्टरली रिपोर्ट जो है ये शो कर रही है कि कॉन्फिडेंस में कमी आई है, मगर इससे पिछली क्वार्टरली रिपोर्ट में बेहतरी भी आई थी। और पिछले Q1 2024 की जो रिपोर्ट थी उसमें हमने देखा कि बेहतरी भी आई। बहुत बड़ी बेहतरी नहीं थी, थोड़ी सी नंबर्स में इजाफा हुआ था। तो इसलिए इजाफा और कमी दोनों होती है। इस रिपोर्ट पे कमी पाई गई है, और ज़्यादा जो आई थिंक तशवीशनाक बात है वो ये कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस जो हैं वो ये कहते हैं कि हालात ख़राब हैं और हुकूमत को चाहिए कि वो बेहतर इक़दाम करें हमें। अच्छा, और इसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो कितना बड़ा एलिमेंट है इन हालात के ऊपर? और फिर दूसरा क्या सोचा जा रहा है? फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो बहुत बड़ी देखी जाती है पाकिस्तान में इस तरह के हालात में। तो इसमें क्या इंडिकेशंस मिलती है आपको जब आप बात करते हैं उनसे? बिल्कुल, जब हम उनसे गुफ्तगू करते हैं तो हमें ये महसूस हुआ कि 4 बुनियादी इश्यूज हैं कि जो जब इनमें कुछ बेहतरी वो महसूस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आने वाला दिन अच्छा होगा, हमारे हालात बेहतर हैं। वो 4 इश्यूज, एक पहली चीज़ इन्फ्लेशन है। तो ये बिजनेसेस इन्फ्लेशन से 2 तरह से मुतासर हो रहे हैं कि एक जो चीज़ इनके लिए कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो उसमें बतदरीज इजाफा हुआ है, तो उसके बारे में बहुत परेशान है। 37% ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे लिए महंगाई है। और दूसरी तरफ उनके लिए महंगाई इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि जो चीज़ उनसे ख़रीदने वाले अफराद जो हैं उनकी परचेजिंग पावर, उनका कहना है कि वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है। तो अगर हम कीमत कम भी कर दें तो अब इस वक्त जो है वो लोग ख़रीदने के काबिल नहीं रहे। दूसरा सबसे बड़ा इशू उन्होंने रेज़ किया वो यूटिलिटी बिल्स का था कि जो इलेक्ट्रिसिटी की और गैस के जो बिल्स हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, ये सर्विस सेक्टर है, तो यानी यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनमें सिग्निफिकेंट इजाफा। तीसरा टैक्सेस, क्वार्टरली रिपोर्ट में एक सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ ऐसे लोगों का कि जो सबसे ज़्यादा परेशान इस वजह से हैं क्योंकि उनको ये मायूसी है कि जो बची कुची इनकम थी वो हुकूमत जो है वो टैक्सेस की फॉर्म में जाएगी। और चौथा लोड शेडिंग एक मेजर कंसर्न है।
12 घंटे की लोड शेडिंग तकरीबन 61% बिजनेसेस ने कहा कि किसी न किसी फॉर्म में लोड शेडिंग हो रही है। और लोड शेडिंग का बिल्कुल आपके लिए तो शायद एक ये हमारे पास जनरेटर हो सकते हैं, यूपीएस हो सकते हैं। अगर छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है, उसके पास अगर बिजली ना हो तो उस दिन की प्रोडक्शन, उसके ऊपर वो मुलाजमीन, उसकी तनख्वाहें, ये सारी चीज़ें उसको अपने पल्ले से देनी पड़ती हैं। ये 4 रीजंस हैं। जब इनमें कुछ बेहतरी आती है तो यही बिजनेसेस हुकूमत की तारीफ भी करते हैं। और इस क्वार्टरली रिपोर्ट में उन्होंने हमसे शदीद नाराजगी का और शदीद मायूसी का इजहार किया कि हुकूमत ने ठीक है, यानी कह सकते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट में जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, इकोनॉमिक टीम है, वो वर्स्ट परफॉर्मेंस है उनकी। ये आपका क्रक्स है पूरी रिपोर्ट का। और इस पे आई थिंक और दीगर रिपोर्ट से जो सर्वे और पोलस्टर्स की रिपोर्ट है, उस पे एक मुख्तलिफ बात यह है कि ये राय हमारी नहीं है, हम तो एक मैसेंजर हैं। हमने 500 बिजनेसेस से राय ली और उन 500 बिजनेसेस की राय यकीनी तौर पे ये थी, 56% ने ये कहा कि इस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पिछली हुकूमत से इकॉनमी मैनेज करने में वर्स है। जब हमने उनसे पूछा बजट के हवाले से तो 86% ने ये कहा कि ये बजट अच्छा बजट नहीं है। 84% ने ये कहा कि ये बजट हरगिज बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं है। क्योंकि ये सवाल हमने इसलिए बनाया क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने और बहुत से और मिनिस्टर्स ने ये कहा कि ये शायद एक बिजनेस फ्रेंडली बजट है। तो क्या वाकई जिनके बारे में ये गुफ्तगू हो रही है कि ये उनके लिए फ्रेंडली है, हमने सोचा कि उनसे पूछ लें। तो इसीलिए आई थिंक जो करंट गवर्नमेंट है उसके फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए उन्होंने बिजनेसेस को फैसिलिटेट करने के लिए बजट बनाया है या उनको तंग करने के लिए बनाया है, ऐसा मालूम होता है कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी का ये ख्याल है ये उनको हरगिज फैसिलिटेट करने के लिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल गिलानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे और अपने उस सर्वे के हवाले से, कॉलेजी के हवाले से हमें बता रहे थे। और यकीनी तौर पर हालात इसी तरीके से हैं। आप देख लें पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ कहाँ पर महंगाई के खिलाफ मुजाहरे नहीं हो रहे। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ इस वक्त आवाम जो है वो बिजली, गैस और पानी और इसके साथ साथ जो टैक्सेस और जो है इन सब चीज़ों से परेशान नहीं है। तो ये सर्वे रिपोर्ट चाहे 500 अफराद पर मुश्तमिल हो या 24 करोड़ पाकिस्तानियों की हो, बात वही है जो इस 500 लोगों ने कही है और इस सर्वे रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।